us discuss relationship between mean, median, and mode, but graphically. But before the discussion of the relationship between mean, median, and mode, first of all, we have to discuss about the ABC of the graphic representation of data. तो सबसे पहले हम आपको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का बिल्कुल, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि ग्राफ की नॉलेज नहीं है, तो उसके बारे में हम बात करें। देखिए, कोई भी इसको हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। ये एक क्वाड्रेंट, ये और उसके ऊपर यूं, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाता है। ये देखिए, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। तो जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम अब्सिसा बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस होती है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑर्डिनेट का मतलब होता है जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, इसलिए इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। और अब्सिसा का मतलब होता है विच रिप्रेजेंट्स टू एक्स एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है उसको अब्सिसा बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहां पे जो आपके पास ऑर्डिनेट है, तो इधर को आपका जो डायरेक्शन है, ये आपका इस एरिया में ये देखिए प्लस जाएगा, +1 +2 +3, और इस लाइन से नीचे जो है -1 -2 -3, ये आपका y का होगा। उसी तरह से अब्सिसा में क्या होगा कि आपके पास जो एक्स एक्सिस है, राइट साइड को आपका प्लस होगा और लेफ्ट साइड को आपका माइनस होगा। +1 +2 +3 -1 -2 -3। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ कि ये मेरा बन गया एक क्वाड्रेंट 1। जब क्वाड्रेंट 1 बन गया, जिसका कि हम जनरली यूज करते हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के लिए, ये बता रहा हूं आपको। तो यहां पे आप देखिए कि ये क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, +1 है, +2 +3 है। वाई में भी क्या है, +1 +2 +3 है। इसलिए मेरा क्वाड्रेंट 1 में एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। मान लीजिए कि अगर मुझे कोई ऐसा ड्रॉ करना है 3 2 x3 और y2, तो मैं क्या करूंगा, 3 और ये 2 इसको मिला दूंगा, और ये वाला जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट मेरा आ गया, यूं लिखूंगा मैं इसको 3 2। तो 3 2 का मतलब है कि x भी मेरा पॉजिटिव है, y भी मेरा पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव हो गया। उसके बाद आप आ जाइए क्वाड्रेंट नंबर 2 में। अब क्वाड्रेंट नंबर 2 में देखें अगर आप, तो x एक्सिस में क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन y एक्सिस की तरफ को क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि -1 -2 -3। तो क्या हुआ जी, y मेरा पॉजिटिव हो गया, x मेरा नेगेटिव हो गया। ये देखो जी, x नेगेटिव हो गया, y मेरा पॉजिटिव हो गया। अब मान लो कि अगर मुझे यहां ये दिखाना है, तो अगर ये पॉइंट दिखाना है, तो ये पॉइंट जो है मेरा क्या होगा, -3, 2, क्योंकि अब मेरा x एक्सिस क्या है, माइनस का है, y मेरा पॉजिटिव। उसके बाद आ जाइए क्वाड्रेंट नंबर 3। अब ये जो क्वाड्रेंट नंबर 3 है वो यूं को है, ये देखो, ये यूं। अगर आप देखें तो ये भी नेगेटिव है और ये भी मेरा नेगेटिव है। तो क्वाड्रेंट नंबर 3 में क्या हुआ, x भी नेगेटिव हो गया और y भी मेरा नेगेटिव हो गया। मान लेते हैं -3 तो ये देखिए, अभी ये वाला पॉइंट क्या दिखा रहा है, -3, -2। लो जी, उसी तरह से अब आप क्वाड्रेंट नंबर 4 पे आ जाइए। तो क्वाड्रेंट नंबर 4 किधर को हुआ, ये हुआ। तो क्वाड्रेंट नंबर 4 में क्या है, x मेरा क्या है जी, पॉजिटिव है, y मेरा नेगेटिव है। ये देखो, ये लिखा है हमने। अब अगर इसका ड्रॉ करना है, मान लीजिए 2 2 2 करना है, तो ये देखिए, ये वाला पॉइंट मेरा क्या आ गया, ये। अब इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास क्या है, ये 2 प्लस का है और -2 है, क्योंकि x मेरा पॉजिटिव हो गया, y मेरा नेगेटिव हो गया। ऐसे इसको हम पढ़ते हैं। तो मेरे पास क्या हो गया जी, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। और ये क्वाड्रेंट हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि 2 परपेंडिकुलर लाइंस और उसके हम 4 क्वाड्रेंट्स जनरेट करते हैं। तो जनरली हम मोस्टली हम कौन सा यूज करते हैं, पॉजिटिव यूज करते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने ये वाली लाइन जो है, अगर मैं इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट का टुकड़ा यहां ले जाऊं, तो ये ऐसा दिखेगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव। क्लियर होगी ये बात। अच्छा, अब उसके बाद ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले जो आपको जानना है वो है हमारा हिस्टोग्राम।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हिस्टोग्राम बनाते हैं। अच्छा, ये हिस्टोग्राम होता क्या है? देखो, हिस्टोग्राम इज ए 2 डायमेंशनल डायग्राम। 2 डायमेंशनल डायग्राम का मतलब क्या है ये बताते हैं। इट इज अ सीरीज ऑफ एडजेसेंट, जो सामने है, वर्टिकल रेक्टेंगल्स विद बेस। ये देखिए, ये इसका बेस हो गया और ये इसके ऊपर रेक्टेंगल बन गई। तो जो इसकी लेंथ होगी उसका भी मीनिंग होगा, जो इसकी विड्थ होगी उसका भी मीनिंग होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे क्लास इंटरवल्स होते हैं, ये अब तो आपको पता हो गया OX मतलब अब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम जनरली क्या दिखाते हैं, क्लास इंटरवल, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस के ऊपर क्या दिखाते हैं जी, हम यहां पे दिखाते हैं हम फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। अब देखिए, यहां भी मैंने कौन सा लिया, इसी क्वाड्रेंट नंबर 1 से यहां उठाया, तो ये भी पॉजिटिव है, इसलिए ये भी यहां पे मेरा पॉजिटिव है। फ्रीक्वेंसीज अलोंग वाई एक्सिस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल्स। अच्छा, अब ये कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम आपको बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये एरिया होता है, ये डायग्राम का हिस्टोग्राम जो ना एरिया होता है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरह से ग्राफ होता है, और ये क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस और फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस के ऊपर शो करता है। ये तो हमने अभी स्टडी कर लिया। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ड्रा ए हिस्टोग्राम। बिल्कुल रॉ फॉर्म में बता रहा हूं। मार्क्स हैं, मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में हैं, वो 10 हैं, ये 20 हैं, ये 30 हैं, ये 50 हैं, 40 है, 30 है। इसका हमने क्या बनाना है, एक हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है जी, हिस्टोग्राम बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मेरे पास ये है ना जी फ्रीक्वेंसी, तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या लेके आते हैं, बोलो जी, एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या लेके आते हैं, यहां पे क्लास इंटरवल। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा, स्पेस नहीं है, चलो यहां लिख देता हूं, रेड से लिखता हूं, ये हुए मेरे मार्क्स। ठीक है जी, और ये हो गए मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, अब बताओ मेरे को, ये 0 है, तो यहां पे मेरे पास क्या हो गया, ये 10 नीचे लिखना होता है, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, 0 to 10 के ऊपर ट्राइंगल बनाऊंगा। तो 0 to 10 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना, 10 है, तो ये लो 10 और 0 to 10 बन गई ट्राइंगल। उसके बाद 10 to 20 के कितने, 20, ये मैं 20 और ये लो, ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए, अब मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं। उसके बाद 20 to 30, 20 30 के सामने कितना है, 30 है, ये लो 20 to 30, ये बन गया 20 to 30। उसके बाद 30 to 40 के बीच में कितना, 50 है, तो मैंने 50 के सामने और 40 के, ये लो जी। उसके बाद क्या है मेरा, 40 to 50, 40 है, ये 40 यहां आ गया और ये मेरा 50 से कवर हो गया। 50 to 60, 30, ये 10 20 30, ये 30 के सामने आ गया और ये 60। क्या बन गया जी, मेरा हिस्टोग्राम बन गया। तो ये लेंथ और विड्थ जो है वो बताती है। तो क्या हुआ, हिस्टोग्राम इज ए 2 डायमेंशनल डायग्राम। 2 डायमेंशनल मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ। इट इज अ सीरीज ऑफ एडजेसेंट वर्टिकल रेक्टेंगल्स। ये देखो वर्टिकल रेक्टेंगल्स बनी, ऊपर की तरफ कोई इमारतें खड़ी होगी, विद बेस, ये मेरा बेस हो गया। तो क्लास इंटरवल्स ऑन एक्स एक्सिस, ये देखो, एंड फ्रीक्वेंसीज अलॉन्ग विद वाई एक्सिस ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। इनके जो क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होगी वो उसके सामने बनेगा। क्या बन गया जी मेरा ये हिस्टोग्राम। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि हिस्टोग्राम बनाने के बाद हम नेक्स्ट कहां मूव कर जाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसी के ऊपर बेस्ड होता है। अच्छा, अब मेरे पास आता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है। दिस इज अनदर वे ऑफ शोइंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है।
अच्छा, अब क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी डिस्क्रीट भी हो सकती है और कंटिन्यूअस भी हो सकती है। और मैं आपको बता दूं कि ये खास करके हम बनाते हैं अगर हमने मोड को लोकेट करना हो, जस्ट टू लोकेट मोड। और वो कैसे हम लोकेट करते हैं, नेचुरली जिसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी वही हमारे पास क्या बन जाता है, मोड बन जाता है। अच्छा, अब फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन को कैसे बनाते हैं, ये सपोज कीजिए कि ये वाले डायग्राम मैंने, ये जो हिस्टोग्राम है मैं यहां ले आया, ठीक है, या ऐसा करता हूं, ये बनाता हूं, हाँ ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अब मेरे पास क्या आ गया, 10 क्लास इंटरवल 10 to 20, फ्रिक्वेंसी मेरी 10, 20 to 30, 20, 30, ये ठीक है जी। अच्छा, और 66 है, ये मेरा फ्रिक्वेंसी आ गई। तो मेरे ये क्या आ गया जी, क्लास इंटरवल आ गया, और ये मेरी क्या आ गई, फ्रिक्वेंसी आ गई। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक ले गया मैं, ये 60 to 70, और इसकी फ्रिक्वेंसी है। जब फ्रिक्वेंसी है तो उसके सामने अब क्या है, 10, 0 to 10 कुछ नहीं है, तो 10 to 20 के नीचे सामने क्या है, 20 है, तो ये लो ये बन गई। उस तरह से 20 to 30, ये देखो 20 आ गया, 30 to 40, ये लो 30 आ गया, 40 to 20, 25 आ गया, 50 to 60, ये देखिए 10 आ गया, और यहां 60 to 75 बन गया। क्या बन गया जी, मेरा हिस्टोग्राम बन गया। ये जो हमने यहां सीखा हिस्टोग्राम, वो हमने यहां पे हिस्टोग्राम बना दिया। अब हम चल रहे हैं कि फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं। देखिए फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन को क्या करना है, आपने इनके मिड पॉइंट्स निकालने हैं। तो 10 और 20 का मिड पॉइंट कितना होगा, 15 होगा। 20 to 30 का मिड पॉइंट कितना होगा, 25 होगा। 30 to 40 का मिड पॉइंट कितना होगा, 35 होगा। 40 to 50 का मिड पॉइंट कितना होगा, 45 होगा। 50 to 60 का मिड पॉइंट कितना होगा, 55 होगा। 60 to 70 का मिड पॉइंट कितना होगा, 65 होगा। यहां तक हो गया। अब क्या करना आपने कि इन पॉइंट्स को आपने आपस में मिला देना है। ये इस पॉइंट को इसके साथ मिला दिया, और इस पॉइंट को इसके साथ मिला दिया, और इस पॉइंट को हमने यहां मिला दिया। तो ये जो बन गया, ये मेरा बना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो मेरे पास क्या बन जाता है, एक तरह से मोड बन जाता है। यहां भी बात क्लियर होगी जी आपकी। तो अब आपने क्या सीख लिया, आपने सीख लिया हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। हिस्टोग्राम के बाद हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बाद हम क्या बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं। अच्छा, अब हम देखिए फ्रीक्वेंसी कर्व का मतलब क्या होता है। ये जो पॉलीगॉन है ना हमारे पास, इसको हम स्मूथ करते हैं, यानी कि इसके जो एज हैं, ये जो कोने बने हुए हैं, वो कोने किसी से ना टकराएं, उस किसी को चोट ना लगे, तो इसलिए हम भी क्या कर देते हैं, उसको स्मूथ कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम स्मूथ करना चाहते हैं इसको, तो स्मूथ करने के लिए अब हमारे पास क्या बन जाएगा, स्मूथ करने के लिए नेचुरली देखिए, मैं ये वाला जो है, ये यहां से ये जो कोने थे, अब क्या होगा, कोने गोल हो गए। ये देखो, ये देखो, ये तो ये मेरे पास क्या हुआ, जब मैं इसको स्मूथ कर दूंगा तो ये मेरे पास, ये जो रेड वाली आ गई मेरे पास, ये बन गया मेरा फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि मुझे सिर्फ फ्रीक्वेंसी कर्व दिखाना है, तो क्या होगा, ये मेरी एक तरह से जब हम मकान बनाते हैं ना, तो शटरिंग लगाते हैं, शटरिंग लगाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, स्लैब डालते हैं, स्लैब डालने के बाद शटरिंग को हटा देते हैं। लो जी, अब अगर मैं इस शटरिंग को हटा दूं, तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम कैसा लगेगा, ये देखिए। तो कैसा लग रहा था आपके पास, ऐसा लग रहा था, ऐसा था ना। ये देखिए क्लास इंटरवल और ये मेरी फ्रीक्वेंसी। अब मैंने ये जो बीच की शटरिंग है वो निकाल दी, तो अब आपको क्या होगा, ये ग्राफ समझ आ गया हो गया। तो ये क्या बन गया, मेरा फ्रीक्वेंसी कर्व है, लेकिन विदाउट हिस्टोग्राम, यहां तक बात क्लियर होगी जी। तो हमने हिस्टोग्राम सीख लिया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सीख लिया, फ्रीक्वेंसी कर्व सीख लिया, और इसमें से जो नीचे आपके
हिस्टोग्राम बनाया था एक तरह से, वो हमने हटा लिया, तो आपका कर्व कैसा नजर आएगा, कुछ ऐसा जैसा नजर आएगा। बस यही है स्टैट। तो ये कर्व के ऊपर डिपेंड करेगा, आगे वाले चैप्टर्स आपको इसी के ऊपर समझ आ जाएंगे। चलिए अब हम ये देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि तीनों को अगर मैं एक ही ग्राफ पे लगाना चाहूं तो क्या होगा। तो ये आपके पास क्या थे जी, क्लास इंटरवल्स, ठीक है, और ये था मेरा फ्रीक्वेंसी। तो ये आपने क्या बनाया जी, ये हमने इमारतें जो खड़ी करी, ये क्या थी जी, हिस्टोग्राम था। हिस्टोग्राम के बाद हमने क्या किया, मिड पॉइंट्स निकाले और मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। तो जब मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दिया तो जो डॉटेड लाइंस हैं वो मेरी बन गई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और जब मैंने इसको स्मूथ कर दिया, ये देखो बिल्कुल स्मूथ कर दिया, तो ये बन गया मेरा फ्रीक्वेंसी कर्व। और जब मैंने इसकी ये जो आपके पास हिस्टोग्राम बनाए थे, ये जब हटा दिए तो एक तरह से आपको नजर क्या आएगा, ऐसा नजर आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व नजर आ। तो आपकी डायग्राम अब बिना हिस्टोग्राम के, तो हम कैसे बनाते हैं ये हमने आपको सिखा दिया कि ये कैसे बनते हैं। अच्छा, अगर ये बात आपको सीख गई तो अब आपको जो भी डायग्राम नजर आएगी वो कुछ ऐसी जैसी नजर आएगी। तो यहां पे मेरे पास क्या है, ये क्लास इंटरवल है और ये मेरा फ्रीक्वेंसी है। अब ये डेटा क्या बोल रहा है क्या नहीं है, वो सारी बातें हम आपसे यहां पे शेयर करेंगे कि क्या मतलब होता है। देखिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, ये बिल्कुल स्मूथ, और दोनों की जो पूंछ है ना वो एक जैसी होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, इधर से और इधर। यानी कि जैसे आपके पास गड़ा होता है ना, गड़े को अगर बीच से काट दें और दोनों को मिला दें तो ओवरलैप कर जाएगा, कोई गैप उसके बीच में नहीं होगा। अगर गैप नहीं है तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को, चलो ये यहां से आप हटा देता हूं, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैं बोलूंगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि दोनों फिगर्स, अब देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, ये 0 to 10 है, 10 to 20 है, और 20 to 30 है, 30 to 40 है, और 40 to 50 है मान लो। तो मैं मान लेता हूं यहां पे 2 3 4 5, ये 10 ले लेता हूं, 15 ले लेता हूं, 20 ले लेता हूं, फिर 15 ले लेता हूं, फिर 10 ले लेता हूं। बताइए अब क्या होगा, ये 10 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, 20, और उसी डायरेक्शन में वो नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, दोनों क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। अब मेरे से ये बराबर नहीं बन रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, बराबर जब बनेंगे दोनों पूंछ और ये बिल्कुल बराबर होंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। देखिए, जिस डायरेक्शन में ऊपर बढ़ा उसी डायरेक्शन से नीचे आ गया, रेशियो सेम होगी, यहां भी 5, यहां 5, ये 5 5, और जिस रेस से वो ऊपर गया उसी रेस से वो नीचे आ गया। तो ये देखिए, ये पीक कहां बनी, 20 पे बनी, ये 10 15, और फिर दोबारा से 15 और 10 नजर आएगा। ये बन गया जी आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जहां पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपको मैं बता देता हूं। उस पॉइंट के ऊपर ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा इस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो 2 हाफ्स बन गए। अब 2 हाफ्स को जब मैं ओवरलैप करूंगा तो वो एक जैसे होगा, कागज पे बना लीजिए और टुकड़ा कर लीजिए तो सेम होगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं आपको, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पीक क्या होती है, मोड होती है, फिर मीडियन होता है, और फिर उसके बाद मीन होता है। मैं सिर्फ बता रहा हूं। तो अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मीन, मीडियन और मोड आपको एक ही पॉइंट पे नजर आएंगे। इसके एक्सप्लेनेशन में आगे करूंगा आपको। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल। अच्छा, जब सिमेट्रिकल नहीं होता, जब दोनों हाफ्स बराबर नहीं होते, अनइक्वल होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। भाई आगे ये टर्म्स आने वाली हैं, इसलिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब देखिए, इधर हम्प है और इधर टेल है।
अब अगर आपने बैल देखा हो तो जहां बैल को जोतते हैं तो बैल की पीठ के ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूशन बना होता है, और कई बैल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो देसी बैल होता है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अब जब जर्सी लेते हैं तो उसमें क्या होता है, सिमेट्रिकल नहीं होता, कईयों टेल की तरफ यूं मूव करता है। आप इसको चीज को ऑब्जर्व कर लीजिएगा। मंदिर की जो घंटी होती है वो क्या होती है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बीच से काटो तो दोनों हाफ्स क्या होंगे, बराबर होंगे, ये इस डायरेक्शन में। अच्छा, यहां पे क्या हुआ, अब आप देखो ये गया और ये हाफ और ये टेल बराबर नहीं हुआ। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो तो आपको पता है क्या होती है जी, मोड होता है, ठीक है। अच्छा, और जो मीडियन होता है वो कौन सा पॉइंट होता है, बीच का पॉइंट होता है, ये भी आपको पता है, मीडियन। लेकिन जो मीन होगा वो इसमें इधर को होगा। ये जो मीन है वो इधर को कैसे सरक गया। अब जैसे मान लीजिए मोड यहां पे कितना हो गया, सपोज कर लेता हूं 300 है, यहां पे मान लीजिए 500 है, यहां पे कितना है 600 मेरा मीन है। तो ये जो मीन है ये इसको किसने ड्रैग किया, इसका मतलब है इसको ड्रैग किया किसी एक्सट्रीम वैल्यू ने। एक्सट्रीम कौन सी वैल्यू, लार्ज वैल्यू है इसमें, एक्सट्रीम लार्ज वैल्यू, उसी ने इसको खींच दिया ना इस तरफ को। अगर इसको खींच दिया और अगर ऐसी होगी तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब है यहां पे मोड, मीडियन और मीन जो है वो बराबर नहीं है। अब कैसे हैं, अब आपके सामने है, ये देख लीजिएगा। इसमें मीन सबसे हाईएस्ट होगा, मीडियन बीच में होगा और मोड जो है वो बिल्कुल लेफ्ट सबसे कम होगा। अच्छा, अब देखिए यहां पे भी क्या है, बराबर नहीं है ना, देखो बराबर नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड तो है, लेकिन अब हम यहां पे दोबारा से देखो, जो सबसे टॉप की होती है वो क्या है, आपका मोड है, वो तो मोड होता है। मीडियन तो दोनों के बीच में होता है, ये मीडियन हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, इधर को आपके पास क्या होगा, मीन होगा। इसका मतलब कोई स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू है जिसने इसको इधर को ड्रैग कर लिया। जैसे मान लीजिए यहां मोड मैं लिख देता हूं 3000 है, यहां पे मीडियन है मेरे पास मान लीजिए 1800 है और मीन मेरे पास 1200 है। अब आपके सामने है कि यहां पे क्या, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। जिसकी हम्प राइट साइड को होती है, जिसकी हम्प लेफ्ट साइड को होती है। और कैसे होती है ये तो रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, किसने खींचा वो। जब छोटी वैल्यू खींचती है वो नेगेटिव होती है, जो बड़ी वैल्यू खींचती है उसको हम पॉजिटिव वैल्यू बोलते हैं। तो अब मुझे लगता है कि अब आपको ये भी पता चल गया कि ये हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है जी, आपको समझाना हो तो रिलेशनशिप मीन, मीडियन, मोड के ऊपर क्या होता है। तो मेरा पहला पॉइंट आ गया कि इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक तो मैं लिखूंगा मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। है जी आपके सामने, दोनों के हैं, एक ही लाइन पे हैं। अच्छा, अब उसके बाद है स्क्यूड। स्क्यूड को हम असिमेट्रिकल भी बोलते हैं। ठीक है जी, असिमेट्रिकल स्क्यूड एक ही बात है, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जी आपके पास, ये है जी मेरे पास पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होगा, आपके ये मीन आ गया, उसके बाद ये मीडियन आ गया और उसके बाद मेरा मोड आ गया। बताओ जी क्या होगा। तो मीन सबसे ज्यादा है तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, क्योंकि मोड सबसे कम है। ये रिलेशनशिप होगा जी। अगर आपके पास नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है तो नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होगा, चलो ये लिख देता हूं। अब आपके पास मीन, मीडियन एंड मोड। अब बताइए मुझे जरा क्या है यहां पे। तो देखो मीन, ये लो, ये रिलेशनशिप होगा कौन से केस में, नेगेटिव रिलेशनशिप। होगी बात क्लियर।
तो इस तरह से क्या है कि अब आपको ये क्लियर हो गया कि इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो मीन, मीडियन और मोड को ग्राफिकली हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे समझते हैं। अच्छा, अब मैं जब ग्राफ की बात कर ही रहा हूं तो मैंने आपको एक टर्म यूज की थी, ओजाइव। ओजाइव क्या होता है? कुछ नहीं होता। ओजाइव जो है ना, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब मैं ग्राफ की बात कर ही रहा हूं तो मैं यहां पे कर देता हूं। और आपको पता है कि हम जो ओजाइव हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है लेस देन ओजाइव और एक होता है आपके पास मोर देन ओजाइव। मोर देन ओजाइव हमने मीडियन कैलकुलेट किया था ना। अब आपके पास जो लेस देन ओजाइव होता है वो हम किस में लेते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। और जो मोर देन होता है वो होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। तो एक तरह से क्या है कि हम इसकी बेस के ऊपर भी हम मीडियन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि हमने पहले की। तो अब आपको जो नॉलेज चाहिए था वो था मुझे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देना, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी मेरे पास क्या है? असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम स्क्यूड भी बोलते हैं, ठीक है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो सिमेट्रिकल, आपने ये देखना होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, स्क्यूड है, क्योंकि आगे जाकर के अब हमें जो काम होगा, जो स्टैट हमारी चलेगी वो इसी के ऊपर चलेगी। इसी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल कर्व भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल कर्व। तो मैं आगे यूज करूंगा वर्ड, वो होगा नॉर्मल कर्व। अगर नॉर्मल कर्व है तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? आपका फ्रीक्वेंसी कर्व की बात कर रहा हूं, और जिसके दोनों हाफ्स क्या हैं? बराबर है, बिल्कुल बराबर है। उसको मैं फ्रीक्वेंसी, उसको मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलूंगा। यहां तक क्लियर हो गया जी? तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आज आपने लर्न कर ली कि ये कर्व कैसे बनते हैं, जो कि हिस्टोग्राम से हम स्टार्ट होते हैं और जाकर के फ्रीक्वेंसी कर्व की तरफ को मूव करते हैं। बीच में हमारे पास एक स्टॉपेज आता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का आता है। और हम डायग्राम देख करके बता लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है।